नमस्कार। राजनीति में आजकल बड़ा बदलाव भी देखने को मिल रहा है और कहा जाए युवाओं को लेकर के एक बड़ी बात कही जाती है कि युवा राजनीति के भाग्य विधाता होते हैं, राजनीति की नींव रखते हैं, राजनीति का एक जो बेस तैयार होता है उसमें युवाओं की बड़ी भागीदारी होती है। हमारे साथ दद्दू प्रसाद जी हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं और कहा जा सकता है कि एक मास अपील करते हैं, लोगों के बीच एक मैसेज देते हैं और हर बात को प्रमुखता से कहते हैं। दद्दू प्रसाद जी से हम बात करना चाहेंगे और यह बात इसलिए भी अहम है क्योंकि काफ़ी लोग जानना चाहते हैं दद्दू प्रसाद जी आजकल कर क्या रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, जय भीम, जय भारत। सर लोग जानना चाहते हैं कि आजकल आप हैं कहाँ और आपको लोग खोज भी रहे हैं, क्या वजह है, कहाँ पर हैं, ये तो लोगों को बताइए। देखिए, ये सभी साथियों को पता होगा कि मैं मूल रूप से मानवर कांसीराम जी का चेला हूँ और सामाजिक परिवर्तन आर्थिक मुक्ति आंदोलन का सिपाही हूँ। तो हम लोगों ने पूरे भारत में बसपा को बिल्डअप करने का, बनाने का 1984 से काम किया और 1984 से अनेक बार डामाडोल पोजीशन हुई। हमें हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने 1994-95 में भी सस्पेंड किया और पर अंतिम रूप से उन्होंने 28 जनवरी 2015 को मुझे धक्के मार के मेरी अपनी पार्टी से बाहर कर दिया। मीडिया ने मुझे उसी दिन घेरा और घेर करके कहा कि आप क्या करोगे। आप, चूंकि मैं कैबिनेट मंत्री रह चुका था, तो मैंने उसी दिन अपनी दिशा निर्धारित कर दी, तय कर दी कि मैं किसी भी शोषणकारी पार्टी, शोषणकारी व्यक्ति, शोषणकारी शक्ति के साथ जाकर अपने गुरु कांसीराम की सीख को और अपनी महतारी के दूध को शर्मिंदा नहीं करूंगा, बल्कि इस देश में 6000 जातियों में तोड़े गए समाज को जोड़ने के अभियान में लगेंगे, बहुजन समाज बनाएंगे, सामाजिक परिवर्तन आर्थिक मुक्ति आंदोलन चलाने के लिए काम करेंगे। क्योंकि इस बीच शोषक का शिकंजा भारत की शोषित पीड़ितों के जो नायक हैं, तथाकथित नायक हैं, उनके ऊपर कस गया और हालात भी विपरीत हो गए। तो मानवर कांसीराम जी के द्वारा परास्त किया गया और रगड़ा गया शोषक वर्ग बलवान हो गया और चौड़ा होकर के 2014 में बहुजन नेताओं की खलनायकी के कारण 2014 में बलवान होकर के पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके शोषक वर्ग आ गया। इसमें उन लोगों ने काफी मैकेनिज्म भी किया। तो दद्दू प्रसाद जो इस समय काम कर रहे हैं कि मैं बहुजन समाज के आंदोलन को, सामाजिक परिवर्तन आर्थिक मुक्ति आंदोलन को पुनर्जीवित करने के लिए संभावनाएं तलाश रहे हैं। उनमें से वन नेशन वन एजुकेशन एक संभावना है कि इस देश में एक समान शिक्षा देश में होनी चाहिए। और मुझे नजर आता है कि हम लोग इस मुद्दे पर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, हक वंचितों को एक मंच पर लाने में कामयाब हो सकते हैं। और ये हमने कोई नई शिगुफा नहीं लेके आ रहे हैं, बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इस बात को रेखांकित किया और संविधान के अनुच्छेद 21 का में प्राविधान है कि 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को, सभी बालकों को निःशुल्क, अनिवार्य और एक समान शिक्षा हो। ये तो सरकार दे ही रही है सर। नहीं, एक समान शिक्षा नहीं दे रही है। सरकार ने 2 तरीके के स्कूल खोल रखे हैं। आपने ठीक बात कही कि 2 तरीके के स्कूल हैं। एक तरफ इलीट क्लास के लिए, अभिजात वर्ग के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय सरकार ने खोल रखे हैं, जिन पे मात्र 25 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। शेष जो देश भर में 19 करोड़ 75 लाख बच्चे हैं, वो प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने के लिए मजबूर हैं, जहां पर कहा गया मिड डे मील खाओ, थाली बजाओ, घर जाओ। उनमें से लगभग 4 करोड़ बच्चों के माँ बाप लायक लोग हैं, सामर्थ्यवान लोग हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग से स्कूल खोलेंगे। तो उन्होंने अपना अरेंजमेंट किया अलग से और प्राइवेट स्कूलों की एक बड़ी श्रृंखला, नर्सरी स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल, गली मोहल्ले के स्कूल समाज के सामने प्रकट हो गए। तो अमीरों के बच्चे वहां पढ़ रहे हैं और गरीब का बच्चा पढ़ रहा है प्राइमरी में। प्राइमरी में जो गरीब का बच्चा पढ़ रहा है उसको कहा जा रहा है मिड डे मील खाओ, थाली बजाओ, घर जाओ, पढ़ाई नहीं आपको हासिल करनी है। तो हम इस कोशिश में लगे हैं कि एक समान शिक्षा के मुद्दे पर
दलित नौजवानों को, पिछड़े वर्ग के आदिवासी नौजवानों को एक मंच पे लाया जाए और एक मंच पे ला करके बहुजन समाज बनाने का अभियान चलाया जाए। नंबर 2, चिकित्सा का मामला, हेल्थ का, तो दवाई सबको नहीं मिल रही है, इलाज भी सबको नहीं मिल रहा है और असमान किस्म का इलाज मिल रहा है। एक गरीब का बच्चा एक्सीडेंट हो जाता है तो वो तड़प तड़प के मर जाता है, और अमीर का बच्चा मरता है, एक्सीडेंट होता है तो वो तत्काल जो एम्स में पहुंच जाता है, उसका इलाज चालू हो जाता है। सरकार के द्वारा प्रदत्त की गई जो चिकित्सा सुविधाएं हैं वो समान रूप से सभी के लिए दरवाजे नहीं खुले हैं। तो ये लड़ाई हमें लड़नी होगी, एक समान चिकित्सा। और नंबर 3, रोजगार। रोजगार का जो बंटवारा है वो समान रूप से प्रत्येक वर्ग में नहीं है। कुछ ही वर्ग हैं जो रोजगार के अवसरों को हाईजैक कर ले रहे हैं। चूंकि परीक्षा एक समान है, शिक्षा असमान है, और अमीर का बच्चा जाए चाहे गरीब का बच्चा जाए, लेखपाली की परीक्षा देने के लिए प्रश्न पत्र एक मिलता है, और जब प्रश्न पत्र एक मिलता है तो परीक्षा एक है और शिक्षा अनेक है। ये तो बेईमानी है। इसलिए मैंने कहा कि जब एग्जामिनेशन एक है तो एजुकेशन एक करो, शिक्षा एक करो। जब परीक्षा एक समान है तो शिक्षा एक करो। वन नेशन वन एजुकेशन, चूंकि एग्जामिनेशन एक है तो रोजगार के जो अवसर हैं, इस कारण से रोजगार के अवसरों का समान बंटवारा है। मैं पुनः दोहराना चाहता हूं आपके माध्यम से, मैं कहा हूं हमने सामाजिक परिवर्तन मिशन नाम से एक सामाजिक गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने के लिए, जिसमें हम शिक्षा के लिए एक जनमत तैयार कर रहे हैं, चिकित्सा के लिए जनमत, सभी को रोजगार हो, प्रत्येक हाथ को काम चाहिए, काम के बदले दाम चाहिए। तो भारत का संविधान इस बात की गारंटी देता है। तो इसके लिए जनमत तैयार करने में नौजवानों को, और क्रेडिबल लीडरशिप, प्रमाणित, सर्टिफाइड और क्रेडिबल लीडरशिप जिसका मकसद बड़ा हो। और भारत में हम चाहते हैं कि बहुजन समाज, जिसकी आबादी इस देश में 85% है, उसको प्रधानमंत्री के पद से नीचे में समझौता नहीं करना चाहिए। राष्ट्रपति का पद भी हमें गवारा नहीं है, और भारत के बहुजन समाज को प्रधानमंत्री तक पहुंचने की तैयारी करनी है। ये मुख्यमंत्री के पद झुनझुने हैं और ये खिलौने हैं, और इसलिए हम चाहते हैं कि भारत का बहुजन समाज बड़े मकसद के लिए काम करे तो उसमें यूनिटी स्वयं पैदा होगी। अगर छोटे छोटे मकसद के लिए लोग काम करेंगे, बहुत सारे हमारे भाई एमएलए के लिए काम कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे भाई लोकसभा का सदस्य बनने के लिए काम कर रहे हैं, ये छोटे मकसद हैं। तो छोटे मकसद डिवाइड करते हैं और बड़े मकसद यूनाइट करते हैं। तो दद्दू प्रसाद, जो आपका सवाल है कि आप हैं कहाँ, तो मैं जनता के बीच में हूँ। हम एट्रोसिटीज के मुद्दे हैं जो उस पर उठा रहे हैं। पिछले दिनों अभी हम लोग प्रतापगढ़ में गोविंदपुर गांव में गए, जहां पर हमने साफ तौर पे देखा कि अभी तक जुल्म की खबरें, अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न की खबरें केवल दलितों के मामले में आती थीं, और लोग ऊब भी चुके हैं कि दलित का दुखड़ा। पर आज इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रेखांकित किया है, हमें अपनी औकात बता दिया है कि दलित ही उत्पीड़न का शिकार नहीं हैं, बल्कि कुर्मी समाज के लोगों को भी घर जला दिए गए, उनके भवन तोड़ दिए गए, और कहा गया कि राम राज में शूद्रों को ऊंचे मकान बनाने का अधिकार मनुस्मृति के आधार पर नहीं है। और एक ओम प्रकाश पटेल का गोविंदपुर गांव में मकान तोड़ दिया गया और घर जला दिए गए, छेड़खानी की गई, और पुलिस की कस्टडी में, पुलिस की देखरेख में, यानी सरकारी आतंकवाद का जीता जागता उदाहरण वहां पर हमने देखा। तो हम गोलबंदी करने में लगे हैं, और हम फिर दोहरा दें कि किसी भी शोषणकारी पार्टी में और किसी भी शोषणकारी शक्ति के साथ दद्दू प्रसाद जाने वाला नहीं है। हम बहुजन समाज को इकट्ठा करेंगे, मानवर कांसीराम जी का बीज बन करके और बट वृक्ष बनाएंगे, और जिससे लाखों बीजों को जन्म देने का काम करेंगे। हम किसी का निवाला बनने के लिए तैयार नहीं हैं।
सदु प्रसाद जी, एक और सवाल है और बड़ा अहम सवाल है, लोग जानना चाहते हैं और कई दिनों तक यह बात लोगों ने हमसे कही भी है कि यह सवाल पूछा जाना चाहिए। क्या भारत की बहुजन राजनीति और बहुजन चेतना में एक उभार के रूप में आप देख रहे हैं, या एक तरीके से सप्रेशन हो रहा है, या क्या बदलाव देखने को आपको मिल रहा है बहुजन राजनीति और बहुजन चेतना? नहीं, निश्चित रूप से जो आपने कहा है, जन जागृति का जो प्रस्फुटन है वो एक मैच्योर स्थिति में आ चुका है, और इससे परंतु सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होने के कारण, और ये शोषक के हित में है, और शोषक ऐसा प्रबंधन करता है कि शोषितों में नायकत्व पैदा ना हो, परंतु अगर नायकत्व निर्मित ही होने लगे तो वो नायकत्व सिंगल ना हो, अनेक नायकत्व हो। ये शोषक के द्वारा खड़ा किया गया तो डिवाइड हो जाएंगे, वो शोषित वर्ग के लोग विभाजित हो जाएंगे, और विभाजन का लाभ लेकर के शोषक पुनः सत्ता में स्थापित रह सकता, मजबूत रह सकता है। तो परंतु मुझे पूरी उम्मीद है कि जो दलित पिछड़े नौजवान हैं, अब वो दशा नहीं रही कि एक दूसरे के साथ खाना खाने में परहेज करते थे, एक दूसरे के साथ उठने बैठने में गुरेज करते थे जैसे, और एक दूसरे के साथ खड़े नहीं होते थे। आने वाला पंचायत चुनाव ये उत्तर प्रदेश में साबित कर देगा कि दलित पिछड़े वर्ग के लोग एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए रजामंद हैं, तैयार हैं, और एक मंच पे आकर के शोषक वर्ग को पटकनी देंगे पंचायतों के चुनाव में। और जैसे गोविंदपुर की घटना है, बीच में आगरा में यादव समाज के ऊपर जुल्म हुआ, कुशवाहा समाज के ऊपर जुल्म हुआ, जौनपुर में एक निषाद बालिका के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई। तो दलित वर्ग के युवा नौजवान पिछड़े वर्ग के ऊपर हुए इन जुल्म के साथ खड़े हो रहे हैं और ज्ञापन दे रहे हैं। जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक के पास थाने में जाकर के घेराव किए जा रहे हैं। ये इस बात को जाहिर करता है कि पिछड़े वर्ग के लोग भी दलित वर्ग के ऊपर हो रहे जुल्म के मामले में आगे आएंगे और दलित वर्ग के साथ खड़े होंगे। दोनों में एक भाईचारा पैदा होगा। हम यही चाहते हैं और निश्चित रूप से ऐसा होगा। हम होंगे कामयाब, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। तो चूंकि को सफरर हैं, ये दलित और पिछड़े हैं, जो खास करके अति पिछड़ी जातियां हैं, जो सह दुख भागीदार हैं, और सह दुख भागीदार लोगों को एक मंच पर आने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। शोषक कितना भी जी जान लगा ले, हम उनको एक मंच पर लाने में कामयाब होंगे, स्वयमेव आएंगे सह दुख भागीदार। और खास करके जो कोरोना समय में देखिए, कोरोना का जो महामारी है वो पूरी दुनिया में है, परंतु मजदूरों का सड़कों पर पद यात्राएं, पैदल मार्च, रेलगाड़ी से 16 मजदूरों का कट जाना, अनेक 500 से ऊपर मजदूर हैं जो सड़क दुर्घटनाओं में मौत के गाल में समा गए। ये केवल भारत में है, केवल भारत में। अच्छा, चलिए, कोरोना एक तो बड़ा ये अहम, जो केवल भारत में है, ये निश्चित रूप से मजदूर को ही नहीं बल्कि मजदूरों से जो संबंधित समर्थक वर्ग है उनको एक मंच पे लाएंगे। और नरेंद्र मोदी की सरकार और योगी आदित्यनाथ ये सब फेल हो चुके हैं, और इनके पास कोई हृदय नहीं है, दिल नहीं है, पीड़ा नहीं है कि मजदूरों के लिए कोई, इनके खजाने भरे हुए हैं, अन्न भंडार भरे पड़े हैं, और मजदूर भूखों मर रहा है। ये बड़ी विडंबना है कि आपके जब अनाज के भंडार भरे पड़े हैं तो मजदूर भूखों क्यों मर रहा है। अच्छा बताइए, आपके पास क्या एजेंडा है? सामाजिक और राजनीतिक सुधार का कोई एजेंडा है आपके पास? नहीं, निश्चित रूप से हमारे पास एजेंडा है, और हम बहुजन समाज के लोगों को एक मंच पे ला करके, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी हमने करके दिखाया, और प्रत्येक हाथ को काम दिया हम लोगों ने, और रोजगार के अवसर भी समान रूप से वितरण किया गया, समान रूप से। और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कराने की लड़ाई हमने लड़ी है 1984 से लेकर के 1990 तक। मानवर कांसीराम जी की अगुवाई में
मंडल कमीशन रिपोर्ट के लिए हम लोगों ने 4 चरणों का चरणबद्ध आंदोलन चलाया और 14 अप्रैल 90 से लेकर 31 मई 90 तक मंडल रिपोर्ट के समर्थन में बीपी सिंह चुनावी वादे पूरे करो वरना कुर्सी खाली करो 48 दिन का धरना दिया गया। दिल्ली में 1 लाख आदमी पर डे वहां जमा रहा। बीपी सिंह नहीं मान रहे थे। मानवर कांसीराम जी ने बीपी सिंह की गर्दन दबाई और कहा कि लागू करते हो कि नहीं, देवीलाल मेरे हाथ में नहीं। तो एजेंडा क्या है? एजेंडा है, राजनीतिक सुधार का एजेंडा क्या है? सामाजिक एजेंडा है कि देखिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी को हमें, हमारा संविधान भी इसकी प्रस्तावना रखता है, हमें इसको स्वीकार कर लेना चाहिए और आनुपातिक प्रतिनिधित्व को हमें स्वीकार करना होगा। दूसरा एजेंडा है कि रिजर्व सीटों में असली नुमाइंदे नहीं जीत के जा पा रहे हैं, चाहे वो ग्राम सभा की रिजर्व सीटें हों, चाहे ब्लॉक सभा की, जिला सभा की रिजर्व सीटें हों या विधानसभा लोकसभा की हों। नुमाइंदगी हमारी विजेता नहीं बन पा रही है। तो उसका कारण यह है कि हम अकेले अकेले लड़ते हैं तो विजेता नहीं बन पाते हैं। तो अगर हम कोलेशन करके लड़ें, तो मानवर कांसीराम जी ने कहा कि दलित वर्ग के लोग अगर अकेले अकेले लड़ेंगे तो जीत नहीं पाएंगे। दलित दलित चिल्लाओगे, दलित आंदोलन की बात करोगे तो आप विजेता नहीं बन पाओगे। चमचा जीत जाएगा, गुलाम जीत जाएगा, पिट्ठू जीत जाएगा। पर अगर आप दलित पिछड़ों के साथ कोलेशन होता है और हम कोलेशन से एक कदम आगे, ब्रदरहुड, भाईचारा, ये हम केवल, चूंकि हम एक हैं, हम सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता हैं, हम भारत के मूल निवासी हैं, तो जब मूल रूप से हम एक हैं और हमारा नौजवान, खुशी की बात है, अब इस बारे में बहुत गहराई से सोच विचार किया है उसने, और सोच विचार किया है निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि आगामी 10 वर्षों के अंदर ही भारत के, दिल्ली के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर एक बड़ा फेरबदल हम लोग देखेंगे और भारत के मूल निवासी बहुजन समाज के लोग इस देश के हुक्मरान बनेंगे। तो उसके पहले हमें शिक्षा के लिए लड़ना होगा, वोट की बिकवाली रोकने के लिए काम करना होगा, हमें जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी पर काम करना होगा, हमें पे बैक टू सोसाइटी पर काम करना होगा। जो इलीट क्लास है दलित वर्ग का और पिछड़ा वर्ग का, उसके अभिजात वर्ग है, जो अधिकारी हो गया, कर्मचारी हो गया है, विधायक हो गया, सांसद हो गया, प्रधान हो गया है, उसकी जिम्मेदारी है कि पे बैक टू सोसाइटी। क्योंकि जो शोषक वर्ग है वो सत्यनारायण कथा के बहाने, भागवत पुराण कथा के बहाने जा रहा है और शोषितों में पैठ बनाया है, पैठ बना के उनको कह रहा है कि तुम्हारी बिरादरी के अधिकारी, इंजीनियर, डॉक्टर तुम्हारा क्या ख्याल किए, तुम्हारा कुछ ख्याल नहीं किए, इसलिए इनके खिलाफ कर हो जाओ तुम। तो ये एक भयानक खतरे की घंटी है। इस खतरे की घंटी को मैं कहना चाहता हूं कि दलित वर्ग के, पिछड़े वर्ग के अधिकारी, कर्मचारी, नेता, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री रह चुके लोगों को गंभीरता से समझना चाहिए और पे बैक टू सोसाइटी, जिस समाज से निकल के आए उस समाज को दें, और देने के लिए उनमें यूनिटी पैदा करने के लिए गांव-गांव जाना होगा। देखिए, अब महलों में बैठ करके कोई नायक नहीं रह पाएगा। अगर जिसको नायक होना है तो सड़कों में जाना होगा, धूल फांकना होगा, थाली में परोस के कोई सत्ता आपको सौंप के नहीं देगा। तो जो लोग भी ऐसी कंडीशन में बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि विकल्प विहीनता की स्थिति है और विकल्प नहीं होगा तो हमें तो लोग थाली में सजा के ले आएंगे, उनके लिए भी मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि वो निकलें और निकल के आएं। तो जो लोकतंत्र है वो मनी बेस्ड है, धन आधारित है, तो ये शोषक के लिए, धनवानों के लिए लाभकारी है। जन आधारित लोकतंत्र, मास बेस्ड डेमोक्रेसी, वोटों वाला चुनाव उनके लिए लाभकारी है जिनकी आबादी ज्यादा है, जिनके पास वोट ज्यादा है, और नोटों वाला चुनाव उनके लिए लाभकारी है जिनके पास नोट ज्यादा है। इसलिए भारत का शोषक वर्ग जो अनिवार्य रूप से धनवान है, अनिवार्य रूप से नोटों वाला है, वो चाहता है कि चुनाव वोटों से ना हो, चुनाव नोटों से हो जाए। और हमारे मूर्ख नेता, मूर्ख नेता सोते सोते
और बेवकूफ़ी में जो मानवर कांसीराम जी ने चुनाव वोटों वाला करा दिया था, वोट की बिकवाली बंद कराई, बिखरे हुए समूह को इकट्ठा किया, तो गरीब का घुरहू का लड़का भी जीत के आ गया और उन्होंने लड़ाई लड़ी, विधानसभा में आवाजें बुलंद किया और 16 दिसंबर 93 में शोषक को पटक पटक के उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मारा गया और शोषक वर्ग के जो आज स्पीकर बने बैठे कुर्सियों में घुस गए, अपनी जान बचाई 16 दिसंबर 93। तो इसलिए जब गरीब का बेटा जीत के आएगा तो गरीब का अपमान नहीं बर्दाश्त करेगा। तो ये जो चुनाव अब नोटों से कराने लगे हैं, तो नोटों के जब चुनाव होगा तो फिर नोटों वाला ही जीतेगा। तो हमारे पास वोट ज्यादा है, तो हम चाहते हैं कि मास बेस्ड डेमोक्रेसी, ये हमारा पॉलिटिकल एजेंडा है कि मास बेस्ड डेमोक्रेसी हमें एस्टेब्लिश करनी होगी और निश्चित रूप से जन आधारित लोकतंत्र के लिए हमें पहल करनी होगी। मानवर कांसीराम जी ने वो पहल किया था और उसके परिणाम दिखाए। तो बिना रुपया पैसा के बहन मायावती सांसद बन गई, बिना रुपया पैसा के मेरे बाप के पास जमा करने का भी पैसा नहीं था, तो मैं मजदूर का बेटा दद्दू प्रसाद भी विधायक जीत के आ गया। तो मुलायम सिंह यादव भी अगर वोट बिकता रहता तो वो जीत नहीं सकते थे, मुख्यमंत्री नहीं बन सकते थे। वोट की बिकवाली बंद हुई तो मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री पे आ गए। तो हमें मास बेस्ड डेमोक्रेसी के लिए हमारा पॉलिटिकल एजेंडा, सोशल एजेंडा ये क्लियर करना होगा। तो हम लोग इन तमाम मुद्दों पर काम कर रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, जनमत तैयार कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास। देखिए, विचारधारा के आधार पर लंपटगिरी से आगे की राजनीति नहीं चलेगी। लंपटगिरी अगर दलित पिछड़े नौजवान करते हैं तो शोषक के लिए आसान है, जब चाहे मीसा में NSA लगा दे, जब चाहे उठा के बंद कर दे। तो लंपटगिरी से नहीं, विचारधारा के आधार पर, और हम विचारधारा में कोई कंगाल नहीं है, हमारी एक समृद्धिशाली विचारधारा है। हम इस देश के, भारत के मूल निवासी हैं और 1848 से लेकर के अब तक हमारे पुरखों के द्वारा चलाया गया अनवरत संघर्ष है। तो हमारे पुरखों ने बाकायदे गहन विचार विमर्श किया है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो माननीय रामस्वरूप वर्मा, माननीय जगदेव कुशवाहा ने एक वैचारिक रूप से बहुत समृद्धिशाली साहित्य हमें दे के गए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर एक विचारधारा का भंडार दे के गए हैं। मानवर कांसीराम जी ने उसको धरती पे उतार दिया और हमने मानवर कांसीराम जी का भी साहित्य प्रकाशित करा के, मानवर कांसीराम जी के ऐतिहासिक भाषण तो उनको छपवा करके रिप्रिंट करा के और जन जन तक पहुंचाने का काम किया। हमारी आने वाली पीढ़ियां उन पर रिसर्च कर। देखिए, मानवर कांसीराम जी कोई दलित नायक नहीं थे, मानवर कांसीराम जी दलित मसीहा भी नहीं थे। मानवर कांसीराम जी बहुजन नायक, लोक नायक, लोकतंत्र को कामयाब बनाने का महाअभियान चलाया और इसलिए वो इस देश में लोक नायक हैं। और बड़ा काम जो उन्होंने किया, उनका एजेंडा था कि लोकतंत्र को कामयाब बना दीजिए। भारत में लोकतंत्र कामयाब नहीं है। अमीरों के नोटों से गरीबों के वोट खरीदे जाते हों, लठैतों और डकैतों के बंदूकों के बल पर गरीबों के वोट लूटे जाते हों, वहाँ लोकतंत्र कैसे कामयाब हो सकता है। इसलिए कांशीराम जी ने वो काम करके दिखाया। मैं उसका चश्मदीद ही नहीं हूँ, उसका करता धरता हूँ। उसका हजारों किलोमीटर पैदल चले, हजारों किलोमीटर साइकिलों पर चल करके जन जागरण, पूरा उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड, लखनऊ और इलाहाबाद मंडल और कानपुर मंडल, ये हमारा कार्यक्षेत्र रहा है। दद्दू प्रसाद जी, एक आखिरी सवाल ये है कि आपने कांसीराम की बात की और कांसीराम इस तरीके से बहुजन नायक थे। कांसीराम के मिशन से जुड़े हुए तमाम लोग जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और तमाम संगठन जो चला रहे हैं, NGO भी चला रहे हैं, उनका एक सवाल है और आप उसे बताइएगा भी, अगर आप बताना चाहें आपका अधिकार है, कि मायावती जी के अवसान का क्या कारण है और जिसको आप आज के परिदृश्य में देख रहे हैं। देखिए, नंबर एक तो वोटों का रिटेल सेल मानवर कांसीराम जी ने बंद करा दिया, तो शोषक फंस गया। उसके नुमाइंदे विधायक जीत के आना बंद हो गए, क्योंकि वोट कम है उनके पास, 4% वोट हैं। 15% तो वो ठाकुर और बनिया को मिला के बनते हैं ना। तो ठाकुर और बनिया तो उनका
हथियार हैं, वो मुख्य शोषक वर्ग नहीं है। वो शोषक के हथियार हैं, टूल्स हैं। तो बनिया भी टूल्स है, उनका फाइनेंसर है, और ठाकुर भी उनका लठैत है। ठाकुर थोड़ी सत्ता का शेयर होल्डर होता है। सत्ता का बड़ा मजा तो शोषक वर्ग ब्राह्मण ही लेता है। तो मानवर कांसीराम जी ने जो बड़ा काम किया कि वोटों आधारित चुनाव करा दिया, तो जो बसपा बाद में नाकामयाब हुई, तो रिटेल सेल जो बंद हो गई, वो रिटेल सेल को शोषक वर्ग ने देखा कि ये तो बंद हो गई, अब हमारे विधायक सांसद नहीं जीत रहे हैं, तो उन्होंने होल सेल चालू करा दिया, वोटों की इकट्ठा बिकवाली। उन्होंने देखा भी कि वोट एक जगह इकट्ठा है, तो कहा गुड आइडिया, इकट्ठा है ये वोट एक जगह, तो इकट्ठा हुआ वोट बिकवा दो। मोटरी बांधा हुआ है तो इकट्ठा वोट बिकने लगा। तो चुनाव वोटों की बजाय नोटों से फिर होने लगा। जब जब बिकवाली होगी, चाहे वोटों की बिकवाली हो अथवा इकट्ठा हो गए वोटों की बिकवाली हो, तो चुनाव वोटों से नहीं होगा, चुनाव नोट से हो जाएगा। और ये कारण बसपा के फेल होने का। दूसरा कारण, गैर राजनीतिक जड़ों का केयर देखभाल बंद हो गई। तो अगर बसपा को पुनः उठ खड़ा होना है तो गैर राजनीतिक जड़ों को सहलाना होगा, उनको सींचना होगा, और सींच करके गैर राजनीतिक जड़ों को समृद्ध करेंगे, नॉन पॉलिटिकल रूट्स को, तो फ्रूट अनिवार्य रूप से मिलेंगे। रूटलेस लीडर को और रूटलेस सोसाइटी को फ्रूट नहीं मिलेंगे। फ्रूट अगर मिलेंगे तो उधार के मिलेंगे और एहसान करके मिलेंगे। मायावती के बारे में आप बचने से बच रहे हैं क्या? नहीं, मैं बच कह रहा हूं, पर अब बेचारी अवसान पे हैं, उन पे क्या बेचारी पे हमला किया जाए, क्या बात की जाए, खुलासा हो चुका है। इसलिए अब बेचारी हमारी बहना है वो, और इसलिए हम उनके ऊपर हमला नहीं, पर जो तार्किक बातें हैं, और बेवजह में हमले भी क्यों किए जाएं, बेचारी खुद संकट में है। तो बहुजन समाज को हो सकता है उनके लिए रक्षा कवच बनना पड़े आगे आकर के, वो इसलिए उनका भाई फंस चुका है यादव सिंह के बयानों में, और लगातार उनको नागपुर के जो लोग हैं उनके ऊपर शिकंजा कस लिया आरएसएस मुख्यालय के लोगों ने। तो इसलिए आखिरकार हमारी है तो बहना। ठीक सर, धन्यवाद जी। तो आप देख सकते हैं दद्दू प्रसाद जी कहाँ हैं और दद्दू प्रसाद जी क्या कर रहे हैं। तमाम मुद्दों पर लोग जानना चाह रहे थे, हमको मैसेज के द्वारा भी लोग पूछ रहे थे कि, और एक सवाल ऐसा था कि मायावती के बारे में दद्दू प्रसाद जी की क्या राय है, क्या वो खुलकर बोलते हैं। आपने जो कुछ बोला आपने सुना भी, और हम कोशिश करेंगे कि जो कुछ भी हो एक निष्पक्षता के साथ एक नेता मीडिया के सामने आए और अपनी बात रखे। लोगों का यह एक तरीके से भ्रम था कि दद्दू प्रसाद जी समाजवादी पार्टी में जाएंगे, बसपा में जाएंगे, कांग्रेस में जाएंगे, भाजपा में जाएंगे। तो आपका जहां तक कहना है कि किसी पार्टी में जाने वाले नहीं हैं, वह एक आंदोलन चलाएंगे, लोगों को लामबंद करेंगे और एक प्लेटफार्म पर लाने की कोशिश करेंगे जहाँ पर एक सही लड़ाई सही दिशा में शुरू हो सके। कैमरामैन नदीम के साथ फर्क इंडिया के लिए अखिलेश कृष्ण मोहन।